Very good morning everyone. This is Hitesh and today we gonna talk about the latest released web series called Iron Heart और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने जाने वाले हैं। रियाज पूरी तरीके से करके आए हैं, गला एकदम खुला हुआ है और आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत एक प्रीवियस रिकैप के साथ होती है और इसी सेकंड एपिसोड की चोरी से निकले पैसों से ऐश करते हुए हमारे नए चोर अपनी एक नई लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर स्लग, ब्लड सिबलिंग, रोज और अपनी रीरी विलियम्स सभी बैठ करके सोच रहे थे कि आखिर जितना पैसा आया है इसे उड़ाएं कैसे। हर किसी के क्या प्लान्स है, कोई बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं अपना एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइट क्लब ओपन करवाना चाहता हूँ। तो हर किसी के अलग अलग सपने थे कि तभी यहाँ पर रीरी बोल पड़ती है कि तुम्हें नहीं लगता कि पार्कर का हुड थोड़ा सा अजीब है, वो इतने खतरनाक काम एकदम से कैसे कर लेता है। कि तभी रोज वहां पर उसका वो हुड पहनकर नीचे आ जाती है और बोलती है कि गर्म तो ज्यादा है मगर देखो अब तो मेरे पास सुपर पावर्स आ गई है। कि तभी वहां पर जॉन पहुंच जाता है और उसका सर जोर से टेबल पर दे मारता है। इन सभी के बीच में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। कि तभी यहाँ पर पार्कर भी आ जाता है और कहता है कि देखो हमारी दोस्ती में ही बनी रहे तो ज्यादा बेहतर रहे, दुश्मनी में ना जाए तो सही रहेगा। और रही बात इस हुड की, तो तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि इससे हमेशा दूर रहना, तो अब कभी इसके करीब आने की कोशिश मत करना। मगर रीरी ये समझ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ तो खास है इसके उस हुड में, जिसकी वजह से पार्कर को पावर्स मिलती है और उन्हीं पावर्स की बदौलत वो एक बड़ा कोई खास काम अंजाम देने वाला है जो कि उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। यानी कि पास्ट में ऐसा पार्कर के साथ कुछ तो हुआ था जो कि गलत था, जिसे कि पार्कर अब एक बदले के रूप में देखता है और उन्हीं चीजों के साथ अपना एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है। जिसके बाद में सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है जेवियर के घर पर। तो बेसिकली यहाँ पर रीरी उसके लिए बहुत महंगे हेडफोन्स लेकर के आई थी और कहती भी है कि यार तुम्हारे ये पुराने हेडफोन्स आखिर तुम कैसे इनके साथ काम कर लेते हो। टूटी हुई तार, फटा हुआ लेदर, हर जगह इतने सारे स्क्रैचेस और साउंड फड़ 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 फड़। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक नए हेडफोन्स गिफ्ट कर दूं। मगर जेवियर उन हेडफोन्स को एक्सेप्ट नहीं करता। इवेंचुअली उसके साथ बात भी करता है कि तुम चेंज हो गई हो रीरी, एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारे पास में कबाड़ खरीदने का पैसा तक नहीं था और आज तुम इतने महंगे हेडफोन्स खरीद रही हो, कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। जहाँ पर रीरी उसे बताती है कि नहीं जेवियर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी जॉब लग गई और मेरी सैलरी अच्छी है तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए अफोर्ड कर ही सकती हूँ। और जब वो अपने घर गई हुई होती है तो कोई दरवाजे पर नॉक करता है। रोनी जब गेट खोलती है तो वहाँ पर जो खड़ा था और वो बोलता है कि क्या यहाँ पर रीरी विलियम्स रहती है। रीरी यहाँ पर जो को देख करके काफी शॉक थी क्योंकि उसने तो जो को अपना एड्रेस तक नहीं बताया था। बाहर आने पर जो बताता है कि मैंने अपनी उन सभी चीजों के ऊपर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं और उनके रिजल्ट्स खतरनाक हो सकते हैं, यानी कि हम उनसे ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और इस काम में मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम किसी भी चीज को अपग्रेड करना बहुत अच्छे से जानती हो। जिस पर रीरी मना कर देती है मगर जो कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हारी सारी पूल पट्टी दे दूंगा। तो इस पर रीरी को हाँ बोलना ही पड़ता है। जब वो अपने रूम में आती है तो यहाँ पर नेटली से बातें करने लगती है। अच्छा हाँ, अब इस पूरी सीरीज के अंदर हर बार न जाने कितनी सारी मूवीज, वेब सीरीज और अलग अलग ईस्टर एग्स के रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो वो मैं सारा का सारा आज ही पेल देता हूँ। तो यहाँ पर उसके सामने ग्रीन कलर का मॉन्स्टर जैसा टॉय पड़ा था जो कि एक एनिमेटेड सीरीज मॉन्स्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर जब वो नेटली से बातें कर रही थी तो पाडुवान का जिक्र करती है। अब पाडुवान बेसिकली स्टार वॉर्स के एक कैरेक्टर का नाम है और जब ये लोग चोरी वगैरह कर रहे थे तो अपने आप को मोशन 11 और सुप्रानो से कांटेक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली मोशन 11 एक ऐसी 11 चोरों की टीम थी जो कि इम्पॉसिबल चोरियां किया करते थे। वहीं सुप्रानो भी ऐसी ही एक चोरों का गैंग था जहां पर इनका रेफरेंस लिया गया। बात में मैड्रीपुर का जिक्र होता था क्योंकि रोज जो कि एक पायरो कंडक्टर थी, बॉम्ब के बारे में ज्यादा नॉलेज रखा करती थी, वो बताती थी कि मैं मैड्रीपुर की बहुत अच्छी शातिर खिलाड़ी हूँ। तो बेसिकली मैड्रीपुर MCU की ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज का एक पार्ट था जहाँ पर गुंडे बदमाश रहते थे। और MCU की सीरीज है तो काफी बार कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क, इसी के साथ वकांडा, इन सभी के रेफरेंस तो गिफ्ट में मिल रहे थे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, इन दोनों के ही बीच में अच्छी खासी बातचीत हो रही थी। नेक्स्ट डे ये लोग अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर खुली हवा में निकल जाते हैं, जहाँ पर नेटली का कहना था कि यार हम बचपन में किस तरीके से मस्ती मजाक किया करते थे, हर चीजों को साथ में स्पेंड किया करते थे, वैसे मैं चाहती हूँ कि आज का दिन जब हम साथ बिता ही रहे हैं तो तुम्हें एक दो जगह और ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपने फादर के गैराज में पहुंच जाते हैं जिसका नाम था गैरीज गैरेज। तो यहाँ पर पहुंचते के साथ ही रीरी विलियम्स को अपनी पुरानी यादें अगेन ताजा होती दिखाई पड़ती है। किस तरीके से उन शूटर्स ने आकर हमला किया, उसके फादर को जान से मार दिया, नेटली को भी खत्म कर दिया। इन चीजों को देख करके रीरी बहुत ज्यादा
पैनिक हो गई थी, मगर तभी नेटली उसे सहारा देती है, उसे कूल डाउन होने के बारे में कहती है और लंबी गहरी सांसें लेने के बारे में बोलती है। रीरी कहती है कि ये सारी चीजें तो नेटली किया करती थी, तुम तो सिर्फ एक एआई हो, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी कैसे आई कि तुम किसी इंसान के मूड को शांत करवा सको। जहाँ पर नेटली कहती है कि ये तो बस मेरा जलवा है, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होगा। जब वो घर पहुंचती है तो उस वक्त वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। रीरी के पूछने पर पुलिस वाले बताते हैं कि क्या तुम स्टुअर्ट को जानती हो, जो कि रैम्पेज के नाम से भी फेमस है, हाल ही में उसकी डेड बॉडी मिली है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, अगर उससे रिलेटेड तुम्हारे पास कोई खबर है तो बताना मत भूलिएगा। जिस पर रीरी कहती है कि हाँ, एक एग्जाम के चलते हम आपस में मिले थे, कुछ बातचीत हुई थी, मगर फिलहाल वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। रॉनी उससे पूछती भी है कि क्या तुम सचमुच रैम्पेज को जानती थी, जहाँ पर रीरी उस बात को टालते हुए सीधा अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर के सोचने लगते हैं कि आखिर स्टुअर्ट के साथ ऐसा हुआ कैसे। वो तो इन चोर गैंग की मेंबर्स का एक अच्छा पर्सन था, ठीक ठाक काम भी कर रहा था, हालांकि लास्ट मिशन में वो था नहीं, मगर अचानक से उसकी डेड बॉडी मिलना, इसके पीछे जरूर हो सकता है कि पार्कर का हाथ हो। तो नेटली कहती है कि अगर हम उसके हुड का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर उस पर अपना एनालिसिस स्टार्ट करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर उस हुड में और कितनी पावर्स हैं, तो शायद हम उसे बुरे काम करने से रोक सकते हैं। इस बात पर ये दोनों एग्री हो जाते हैं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है पार्कर पर, जो कि इस वक्त अपने कमरे में गर्मी के अंदर बैठ करके योगा कर रहा था। जॉन आकर कहता है कि एक तो वैसे ही मौसम गर्म है, ऊपर से कमरा भट्टी की तरह तप रहा है, क्या तुझे इतनी गर्मी सहन हो जाती है? जिस पर पार्कर का कहना था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेरे शरीर को यही गर्मी शांत रखती है। तुम बताओ, क्या तुम हमारे नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार हो? तो बेसिकली जॉन, जो कि अपने नेक्स्ट टारगेट हेरिलूम को बनाने वाला था, हेरिलूम एक ऐसा शख्स था जिसके पास में कृत्रिम खेती यानी कि आर्टिफिशियल फार्मिंग का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ था, और उनका नेक्स्ट टारगेट वही था। लेकिन लास्ट टाइम हुए खतरे की वजह से ये लोग रिस्क उठाना नहीं चाहते थे, मगर इस मिशन के लिए पार्कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वो कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये मिशन करके ही रहेंगे। वही नेक्स्ट मॉर्निंग रीरी विलियम्स पहुंची होती है जो के घर पर, और जो को देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथ में एक चिप डालने के बारे में सोचा था और इस चिप के जरिए वो कहीं भी खुफिया तरीके से हथियार लेकर के जा सकता था। इसी के साथ उसने अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया और कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया जैसे कि बायोप्रोस्थेटिक। ये बेसिकली एक ऐसी चमड़ी होती है जो कि हथियारों को छिपाकर अंदर लेकर जा सकती है और वेपन डिटेक्टर उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। इसी बीच गलती से जब रीरी एक ड्रॉर खोलती है तो उसमें उसे उसके पिता की राख मिलती है और वो पर्सन होता है ओबेडाया स्टेन। अब अगर आप लोगों को ओबेडाया स्टेन याद नहीं तो बता दूं, आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में आयरन मैन का विलन द आयरन मॉन्गर ओबेडाया स्टेन ही था, और ओबेडाया स्टेन और कोई नहीं बल्कि अपने जो का फादर यानी कि स्टार्क इंडस्ट्री में टोनी स्टार्क के बेस्ट फ्रेंड था, और जो का स्लम एजिकल स्टेन होता है। यानी कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया था, जहां पर आयरन मैन की दीवानी रीरी विलियम्स आयरन मैन को पोर्ट्रे कर रही थी, वहीं पर उसी के दुश्मन आयरन मॉन्गर का बेटा रीरी की हेल्प कर रहा था, यानी कि पास्ट फिर से उठ करके आया है। अब यहाँ पर रीरी का उससे कहना था कि कहीं तुम भी अपने पिता की तरह कोई बड़ा कांड तो नहीं करने वाले, जहाँ पर जो का कहना था कि मैं उनकी तरह बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। जिसके बाद डायरेक्टली सीन रात में शिफ्ट होता है। यहाँ पर इस बायो फार्मिंग के बहुत बड़े प्लांट में कोई भी वेपन अंदर लेकर के जाया जाना मना था, तो आयरन सूट जाना तो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए रीरी को ऊपर ही खड़ा होना पड़ता है, जबकि अंदर अदृश्य पावर्स के साथ में सीधा पार्कर पहुंच जाता है हैरिलूम के पास में। अब इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर हैरिलूम का बताना था कि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, शहर में ऑलरेडी ऐसी कई चोरियां हुई थी जो कि मुझे लग रहा था कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा, और मैं इस बात को जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी चेक तैयार रखा है, इस चेक को लो, अपनी कीमत उठाओ और फुट लो यहाँ से। जहाँ पर पार्कर का कहना था कि ये तो चिल्लर बराबर है, मुझे तो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। अब जो एक तरफ इनकी ये सीक्रेट बातचीत चल रही थी, वहीं नीचे से छिपके से पहुंच गई थी रीरी और अपने एक रिपल्सर बीम की मदद से उसके हुड का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना चाहती थी, लेकिन वहां के मेटल डिटेक्टर्स ने उसकी इस मशीन को डिटेक्ट कर लिया और देखते ही देखते वहां का अलार्म एक्टिवेट हो गया। अलार्म एक्टिवेट हो जाने की वजह से पूरी की पूरी फैक्ट्री में हर जगह ऑटो सिक्योरिटी मोड ऑन हो गया, जिसकी वजह से सारे दरवाजे बंद होने लग गए और कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह फैलने लग गई, ताकि जो भी चोर या घुसपैठिया है वो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मारा जाए। सभी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। कैसे तैसे यहाँ पर पार्कर अपने एक दो दोस्तों को बाहर तो निकाल लेता है, मगर इस वक्त जॉन को रीरी की सच्चाई के बारे में मालूम चल गया था कि उसके हाथ में हुड का टुकड़ा कैसे आया और वो बिना सूट के यहाँ पर घूम कैसे रही थी, क्योंकि सूट में उस वक्त नेटली मौजूद थी जो कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस सूट को कंट्रोल कर रही थी, और रीरी खुद अंदर गई थी हुड का टुकड़ा लाने के लिए। लेकिन अब जैसे कि जॉन को ये सारी बातें पता लग गई थी, तो इनके बीच में अच्छी खासी फाइट आती है और ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से ये दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे। मगर एंड मोमेंट पे
यहाँ पर सूट पहुंच जाता है और रिरी विलियम्स सूट में बैठ करके निकल जाती है। जब ये बात टीम को पता लगती है कि जॉन अभी तक आया नहीं तो इस बात से पार्कर बहुत ज्यादा खफा हो जाता है। एपिसोड के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि वो अपने घर पर पहुंच गया था और उस अनजानी शक्ति से बातचीत करने लगता है कि आखिर क्यों तुमने मेरे दोस्त को छीन लिया, क्या ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था, आखिर तुम मुझसे और करवाना क्या चाहते हो। उसकी बातों से ये लग रहा था कि उसके सामने जरूर कोई एक ऐसी एंटिटी मौजूद है जो कि उससे ये सारे काम करवाती है। वहीं रिरी विलियम्स को ये मालूम चलता है कि उसका जो प्रोस्थेटिक बायो स्किन थी वो वहीं छूट गई है, यानी कि जब प्लांट की छानबीन होगी, तहकीकात होगी तो उस मटेरियल की छानबीन से सीधा जो पकड़ा जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। और वो बहुत रोने लगती है। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस लाने और बनाने में हमें सचमुच बहुत खर्चा और बहुत मेहनत लगती है। तो इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता ही है। इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक जैसे ही रिलीज होगा हम एट अ टाइम ले आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।